बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अब से बस थोड़ी देर पहले लीडर्स ऑफ ओपोजिशन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग खत्म हुई है। सारे मोदी विरोधी नेता लोकसभा स्पीकर के कहने पर ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए थे और खबर आ रही है कि मीटिंग के बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का एक पूरा प्लान बना लिया है। बस कुछ देर पहले दीदी ने भी ऐलान किया है कि 21 जुलाई को टीएमसी की लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक होगी। पार्लियामेंट सेशन को देखते हुए आगे के प्लान ऑफ एक्शन पर चर्चा होगी। यानी दिल्ली से लेकर बंगाल तक मोदी को नए सिरे से घेरने की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो चुका है। एक तरफ मोदी 24/7 अपने विरोधियों के निशाने पर हैं, तो दूसरी तरफ गजवाए हिंद वाला इकोसिस्टम हमलावर है। हर घंटे हर मिनट बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और यमन तक व्हाट्सएप चैट की नई नई डिटेल सामने आ रही है। हर जगह मोदी का नाम फिट किया गया है। प्लान बहुत खतरनाक है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दो साजिशें रची गई हैं। इन साजिशों में कितने चेहरे शामिल हैं, कौन कौन से मोहरे हैं, वो कहां कहां छिपे बैठे हैं, आज इस रिपोर्ट में सबको एक्सपोज करेंगे। देखिए रिपोर्ट। लेफ्ट में गजवाए हिंद वाले जिहादी, राइट में मोदी की कुर्सी उखाड़ फेंकने की कसम खाकर बैठे सियासी विरोधी। मोदी पर दो फ्रंट से ऑल आउट अटैक हो रहा है। प्रधानमंत्री अकेले खड़े हैं, डटे हुए हैं। मोदी को देश भी संभालना है, जिहादियों का भी इलाज करना है, गजवाए हिंद को भी नाकाम करना है और सियासी दुश्मनों की हर चाल की भी हवा निकालनी है। सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दो तरह के दुश्मन हाथ धोकर मोदी के पीछे पड़े हैं। इसमें पॉलिटिकल प्लेयर्स भी हैं, जिहादी इकोसिस्टम भी है। तभी तो 72 घंटों से 24/7 मोदी अंडर अटैक है। मोदी को हराने के लिए, पछाड़ने के लिए कौन सा प्लॉट बना? कांग्रेस के इकोसिस्टम ने इस प्लॉट के लिए किन किन कैरेक्टर्स को चुना? कहां कहां भीड़ इकट्ठा हुई? किसके हाथ में कौन सा पोस्टर पकड़ाया गया? हिंदुत्व वाले टेक्स्ट के साथ मोदी को कैसे टारगेट किया? मोदी को बदनाम करने का जो सियासी प्लान बना, उसका ऑर्डर कहां कहां से हुआ, वो पूरी डिटेल आपको आगे देंगे। मगर सबसे पहले 2023 में मोदी पर हमले का ख्वाब देख रहे हैं। इंडिया में खून खराबे की पटकथा लिख रहे हैं। गजवाए हिंद वाले इकोसिस्टम पर कुछ और बड़े खुलासे करते हैं। गजवाए हिंद का जिहादी मॉड्यूल दो प्लान पर काम कर रहा है। पहला प्लान, मोदी की ताकत कम करो, मोदी को टारगेट करो। दूसरे प्लान के अकॉर्डिंग हिंदू धर्म पर अटैक करो, हिंदुओं को टारगेट करो। पटना में पकड़े गए गजवाए हिंद वाले ताहिर के मोबाइल में इस प्लान की पूरी स्क्रिप्ट मिली है। कब हमला करना है, कैसे करना है, कहां कहां करना है। गजवाए हिंद वाले व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल 181 पार्टिसिपेंट्स को एक डिटेल भेजी गई थी। इस जिहादी गैंग में अमानुल हक भी है, बांग्लादेश 1, बांग्लादेश 2 के नाम वाले जिहादी भी है, एकरामुल भी है, फजले इलाही भी है, मोशरफ हुसैन भी है, शम्सुल इस्लाम भी है, तनवीर अहमद भी है। ताहिर दिन भर सोता था, मगर रात भर मोबाइल पर क्या क्या करता था, कहां कहां इंस्ट्रक्शन भेजता था, कौन कौन से वीडियो शेयर करता था। इंडिया टीवी की टीम ने गजवाए हिंद वाले मॉड्यूल की पूरी जन्म कुंडली खंगाली। चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि ताहिर उर्फ महरूर ने इसी महीने की 13 तारीख को 12 पाकिस्तानी नंबर्स को गजवाए हिंद वाले ग्रुप में ऐड किया था। 2023 में हिंदुस्तान में डायरेक्ट जिहाद वाला जो मैसेज इस ग्रुप में सर्कुलेट हुआ था, उसमें बाकायदा एक पाकिस्तानी नंबर से ओके का मैसेज आया था। गजवाए हिंद वाले जिहादियों को पता है कि जब तक मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनका गजवाए हिंद वाला मंसूबा पूरा होना नामुमकिन है।
क्योंकि इस युद्ध में पहला फ्रंट खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखा है। 2022 का हिंदू समझ चुका है, मोदी को कमजोर नहीं होने देना है, नहीं तो जिहादी इकोसिस्टम हावी होने की कोशिश करेगा। भनक उस तरफ भी लग गई, इसीलिए मुसलमानों को भड़काने वाले पोस्टर्स भी छापे गए। जून के महीने में इसे वायरल कराया गया। हेट स्पीच वाली स्क्रिप्ट से भर भर के मुसलमानों को उकसाया गया, मोबाइल पहुंचाया गया। इन्वेस्टिगेशन में जब गजवाए हिंद के मास्टरमाइंड ताहिर का फोन खंगाला गया तो देखिए क्या क्या मिला। जिहादी वाले ग्रुप में साफ साफ लिखा था, बांग्लादेश के मुसलमान तैयार हो जाओ हिंदुस्तान पर फतेह करने के लिए। इसके अलावा एक और ग्रुप में यह मैसेज मिला जिसमें साफ साफ लिखा था कि यह ग्रुप बनाया ही गया है गजवाए हिंद से जुड़ी सारी डिटेल देने के लिए, मुसलमानों पर हो रहे कथित अत्याचार की इंफॉर्मेशन देने के लिए। ताहिर ने तो बाकायदा अपने मोबाइल से ऐसे ग्रुप्स में हेट हिंदू वाले टेक्स्ट फिट किए, नुपुर शर्मा वाला वीडियो शेयर किया, उसे जगह जगह फैलाने को भी कहा। इंडिया टीवी के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक हम आपको दिखा दें कि ये जो पूरी चैट लिस्ट है, दरअसल वो मरखूर के नाम से जो उनका नाम है उसमें जो फ़ोन नंबर है वो पाकिस्तानी नंबर था। उसके अलावा जो बाकी डिटेल है गजवाए हिंद की, जिसमें लिखा है दिस ग्रुप प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट गजवाए हिंद एंड द प्रोसिक्यूशन ऑफ द मुस्लिम्स एंड ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल इवेंट हैपनिंग इन द वर्ल्ड। उसके साथ साथ ये वो लोग हैं जिनकी पूरी डिटेलिंग की गई और डिटेल करने के बाद ये मोबाइल फ़ोन से रिकवर किया गया। ताहिर के पास रियलमी का था और सिंगल नंबर वो उस पर यूज़ कर रहा था। व्हाट्सएप पे जैसे इन्वेस्टिगेशन में आया कि वो पाकिस्तानी नंबर भी इस्तेमाल कर रहा था, दरअसल उस फ़ोन के साथ साथ वो जो भी कम्युनिकेट करता वो उसमें ये तमाम डिटेल्स थी। और डिटेल्स के साथ साथ पिछले दिनों जो ताहिर ने अपने व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेजा उस पर नुपुर शर्मा के बारे में भी लिखा हुआ है। मुस्लिम देशों के होकर भारत के खिलाफ छेड़ा साइबर वॉर, और ये इस तरीके की डिटेलिंग उसमें थी। नीचे ब्लू लिंक पर इसे लाइक करें या फिर इसे खोलें और उसके बाद देखें, तो ये तमाम डिटेल्स के साथ पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। बिहार में गजवाए हिंद वाले पूरे इकोसिस्टम का रिमोट ताहिर के हाथ में था, मगर ऑर्डर कहीं और से भी आ रहा था, डायरेक्शन कोई और भी दे रहा था। ताहिर एक एक करके सारे राज उगल रहा है, मगर इस बीच कुछ चौंकाने वाली बात भी पता चली है। गजवाए हिंद के नाम पर 2023 में हमले की जो पटकथा लिखी गई, 23 से आगे की जो प्लानिंग की गई, उसके लिए इस शख्स को पूरी तरह रेडिकलाइज किया गया, पूरा ब्रेन वॉश किया गया। ताहिर अपने घर वालों को पीटता था, मां बाप किसी को नहीं छोड़ता था। सीक्रेसी इतनी थी कि ताहिर किसी को अपना फोन तक नहीं छूने देता था, क्योंकि उसे गजवाए हिंद वाले प्लान फेल होने का अंदेशा था। घर वालों से मारपीट, फोन पर दिन रात पाकिस्तानी बांग्लादेशी जिहादियों से चैटिंग का यह सिलसिला सालों से चल रहा था। गजवाए हिंद वाला प्लॉट उसके दिमाग में फिट हो चुका था। जब इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने ताहिर के घर का कोना कोना खंगाला, उसके परिवार वालों से बात की तो सब क्लियर हो गया। ताहिर के ऊपर आरोप है कि ये सारा मोबाइल फोन से उसके डिटेल रिकवर हुआ है, सारी डिटेल्स उसकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? ताहिर मोबाइल चलाते न, किसी को दिखाते नहीं थे, अपना रात में चलाते हैं, दिन भर अपना सोते न। देखा जाए, बोला जाए, मारा जाए तो मारे पीटे लगे, सबको बाप को मारे, नरेटी चीपे लगे, मेरे मारे लगे। आदमी ना यही कर रहे तो डर से चुप रहे। कितने टाइम से ऐसे कर रहे थे? वो मारपीट कर रहे थे या फिर आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे? 14-15 साल से। क्या अपना मोबाइल छूने देते थे वो कभी आपको? नहीं, मोबाइल नहीं देते थे अपना किसी को छूना, तो सबसे लड़ाई झगड़ा करता रहे। और कई बार मोबाइल उसका तोड़ भी दिया गया, चुराना भी 1-2 ठो मोबाइल। यही चलते कि मोबाइल हर वक्त मोबाइल कुछ काम नहीं है, मगर ना माने, फिर अपना ट्यूशन 1-2 ठो पढ़ावे और ले ले मोबाइल। ट्यूशन पढ़ाता? अपना हाँ 1-2 ठो ट्यूशन, बस मोबाइल ले आ गया, उसका छोड़ दे, ट्यूशन मोबाइल पर लगा रहे। सोचिए, मोबाइल ताहिर के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि वो ट्यूशन लेता था, पैसे कमाता था, मोबाइल खरीदते ही ट्यूशन छोड़ देता था। ताहिर के पिता ने भी ये कंफर्म कर दिया है, कुछ तो था जिसे ताहिर छिपाने की कोशिश कर रहा था।
मोबाइल से नहीं देता था, मैंने मत देखो छीन लिया तो गुस्सा हो जाता था, छीन के बंद कर दिया गुस्सा हो जाता था, हमको ठेल देता था। हाँ, क्या सो जाओ बेटा, देर हो रहा है, अब सो जाओ। लेकिन नहीं, वो अपना। आपके साथ, परिवार के साथ मारपिटाई की है उसने कभी मोबाइल छीनने के ऊपर? मोबाइल से हम ही तो बता रहा हूँ कि मैं उसे मोबाइल छीन लिया, हमको धक्का दे दिया, बस इतनी सी बात। इन्वेस्टिगेशन में गजवाए हिंद के एक और प्लान का खुलासा हुआ है। ताहिर के फोन की जांच के वक्त एक मैसेज मिला है जिसमें लिखा था, मैं ISI से हूँ, 5 साल से ये काम कर रहा हूँ और गजवाए हिंद को प्रमोट कर रहा हूँ। इसके अलावा इसका एक फेसबुक अकाउंट भी है जिसमें इसके 2000 कनेक्शंस हैं। इसमें कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक देशों से जुड़े लोगों की प्रोफाइल है। इस अकाउंट से गजवाए हिंद से जुड़े कई सारे फेसबुक पेज को लाइक किया गया है। 12 जून को ताहिर ने बायकॉट इंडिया वाला पोस्ट भी अपलोड किया था। हिंदू रस्मों रिवाज को खत्म करने की बात कही थी। ताहिर ने बाबा अली नाम के एक शख्स का पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें लिखा था, इंडिया बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ताहिर सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश या अमन के जिहादियों के संपर्क में नहीं था, वो हिंदुस्तान में कई लोगों को अपने साथ जोड़ चुका था। और तो और नुपुर शर्मा के खिलाफ मुसलमानों पर अत्याचार वाले नैरेटिव को फैलाने के लिए ताहिर ने वो सारे वीडियो, वो सारे मैसेजेस अपने भाई के मोबाइल पर भी भेजे थे। इरादा था सबको गजवाए हिंद के लिए जोड़ना, मोदी पर डायरेक्ट असॉल्ट करना। गजवाए हिंद पे जो हम लोगों को गजवाए हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था उस पर कल हम लोगों ने FIR किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक है, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशनल है, देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क भी हिंदुस्तान के बाहर, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। सच्चाई तो ये है कि वो हैविली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है जो सच को सच की तरह नहीं देख पा रहा है। 2023 में जिहाद वाली स्क्रिप्ट के अलावा एक दूसरी स्क्रिप्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और SDPI ने भी लिखी है और वो है 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की। इस खुलासे के बाद बहुत तेज डेवलपमेंट्स हुए हैं। PFI के 11 ऑर्गेनाइजेशन जांच के घेरे में आ चुके हैं। 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की स्क्रिप्ट लिखने वाला, दस्तावेज तैयार करने वाला मास्टरमाइंड PFI का अब्दुल रहमान बताया जा रहा है, जो केरल का रहने वाला है और बिहार का टूर करता रहता है। इस बीच एक चेहरा जिसकी तलाश सबसे ज्यादा हो रही है वो है मोहम्मद शमीम अख्तर। ये शख्स नालंदा से ऑपरेट कर रहा है, मुसलमानों को कई दिनों से लगातार बहका रहा है, भड़का रहा है। फिलहाल फरार है, मगर इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह हिंसा के लिए उकसाते हुए साफ साफ सुना जा सकता है। मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आइडिया देता दिख रहा है। इस्लाम के नाम पे, मुसलमान के नाम पे अत्याचार कर रही है और लगातार हमले पे हमले करती आ रही है। लेकिन आज तक बीजेपी हुकूमत को इसी महीने मई में 8 साल गुजर चुके, लेकिन 8 साल तक इस देश के मुसलमान और माइनॉरिटी और बहुत अल्पसंख्यक समाज सबने बर्दाश्त किया। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से बीजेपी के नुपुर शर्मा ने हुजूर की जान में गुस्ताखी की है, वो पूरे देश के मुसलमान तो क्या पूरे दुनिया के मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। गजवाए हिंद और 47 वाली स्क्रिप्ट लिखने वाले कितने शातिर हैं, इसका अंदाजा सी बात से लगा सकते हैं कि PFI के लोग हिंदू ID के नाम पर ट्रेवल करते थे, अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते थे, चुपचाप आकर ट्रेनिंग देते थे, किसी को भनक तक नहीं लगती थी। मगर अब जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, एक एक चेहरे, एक एक मोहरे की डिटेल सामने आ रही है, सबकी धरपकड़ जारी है। पटना में आतंक की ट्रेनिंग जिन जगहों पर दी जा रही थी उनमें से एक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं,
ये देखिए मेरे ठीक पीछे जो आपको लाउड स्पीकर नजर आ रहा है, जिस घर पर लगा हुआ, जिस बिल्डिंग पे लगा हुआ, यहाँ पर ट्रेनिंग का काम किया जा रहा था। दूसरे राज्यों से जो आए हुए लोग थे वो यहाँ ट्रेनिंग देने का काम करते थे। ये पटना का दानापुर इलाका है, दानापुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब का इलाका। पीछे एक पानी की टंकी है जिस पर लिखा भी हुआ है दानापुर, और इसी के ठीक सामने जो आपको घर दिखाई दे रहा है, दरअसल ये एक मदरसा भी है और एक मस्जिद भी है, और यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा था। और पटना पुलिस ने जब छापेमारी की पीएफआई के दफ्तर पर फुलवारी शरीफ में, वहाँ से ये जानकारी मिली कि कई दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आकर ट्रेनिंग देने का काम करते थे। 6 और 7 जुलाई को भी दक्षिण के राज्यों से, तमिलनाडु से, केरल से, हैदराबाद से एक ग्रुप आया था, और ये ग्रुप अलग अलग जगहों पर गया था, और उन्हीं में से एक ट्रेनिंग सेंटर ये पटना के दानापुर इलाके का है। मस्जिद और मदरसा दोनों यहाँ पर है, और यहाँ पर जूडो कराटे के नाम पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। पटना पुलिस ने भी ये जानकारी दी है कि जूडो कराटे के नाम पर हैदराबाद से आए हुए लोगों का जो ग्रुप था वो ट्रेनिंग देने का काम करता था, और फिजिकल ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। गजवाए हिंद से लेकर 2023 में हिंदुस्तान पर हमले और 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने वाली पूरी साजिश ही मोदी और हिंदुओं को ध्यान में रखकर रची गई है। मकसद क्लियर है, मोदी पर अटैक करने का इरादा है, हिंदू धर्म को कमजोर करने का, हिंदुओं को डरा धमका कर रखने का मंसूबा है। सबको मोदी विरोधियों की पॉलिटिकल बैकिंग है। तभी तो मोदी विरोधी इकोसिस्टम के नेता कैमरे के सामने आते हैं और मौका मिलते ही लोकतंत्र खतरे में है वाले डायलॉग के साथ मोदी पर हमलावर हो जाते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि आप देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र उसी में टिका हुआ होता है। तो हम कहते हैं बार बार भी प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई है, वो बात कहते हैं लोगों को वोट देते हैं, डेमोक्रेसी है, चुनाव जीतते हैं। तो जो मुख्यमंत्री है वो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई बात कहेगा देशवासियों को, संबोधित करेगा, देश सुनेगा। तो क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए कि वे देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना रहनी चाहिए, और वे किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही तो कहना उनको। और मैं समझता हूँ आप उनको कन्विंस कर सकते हो, हमारे कहने लोग कर नहीं रहे हैं। आप जाके हमारी भावना पहुंचाइए, करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर जो चिंता पैदा करता है, और वो चिंता हमें समाप्त होनी चाहिए। मेरा मानना है बहुत जरूरी हो गया है। 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस का लोकतंत्र खतरे में है। हम सबने कहा कि इतनी बड़ी बात कहती, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस, हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर, सरकारें बदल रही बताइए, गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी। शिंदे साहब बैठे हमारे, एक शिंदे ये बैठे हुए हैं, एक शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। तमाशा है, तो लोकतंत्र है भी देश के अंदर। इज्जत से मैं समझता हूँ कि नाजुक है, हमें उसको देखना पड़ेगा। मोदी को घेरने की, मोदी को कमजोर करने की, मोदी पर अटैक करने की यह स्क्रिप्ट कोई आज की नहीं लिखी गई, 20 सालों से यही हो रहा है। गुजरात दंगों के बाद मोदी को फंसाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने किसे ऑर्डर दिया, क्या क्या करने को कहा, अब इस पर कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबके तार 10 जनपद और 30 तहसील तलवार से जुड़े हैं। दस्तावेजों से खुलासा हुआ है, गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन गुजरात सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस के नेता अहमद पटेल को कांग्रेस आलाकमान से ऑर्डर मिला था। उस वक्त के सीएम और आज के पीएम नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक का ऑर्डर था। सच्चाई है कि जो ड्राइविंग फोर्स है, किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को अपमानित किया जाए, बदनाम किया जाए, बीजेपी को छल कपट करके समाप्त किया जाए, गुजरात में सरकार को वहां डिसमिस किया जाए, उसको किस प्रकार से अस्थिर किया जाए, गुजरात दंगे को लेकर राजनीति की जाए, इसके पीछे केवल और केवल एक व्यक्ति थी, और वह है सोनिया गांधी, द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। टुडे वी आर वांटिंग आंसर्स फ्रॉम नन अदर देन Sonia Gandhi.
तो आज भी केवल कागज से काम नहीं चलेगा जयराम रमेश जी। विथ अ क्लियर कॉन्साइंस वी beseech Sonia Gandhi ji to come and hold a press conference and address the nation as to why she was conspiring against Narendra Modi. Ahmed Patel तो मात्र एक नाम है. He is just a name. The driving force behind Ahmed Patel was his boss, Sonia Gandhi. अहमद पटेल तो मात्र एक नाम है, काम तो सोनिया जी का था. नाम अहमद पटेल, काम सोनिया जी, इसलिए अपने मुख्य राजनीतिक सचेतक, अपने मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की. अहमद पटेल जी के माध्यम से सोनिया जी ने नरेंद्र मोदी जी को घेरने की चेष्टा की, उन्हें अपमानित और उन्हें किस प्रकार से निष्कासित किया जाए इसकी चेष्टा की. और यह पूरे षड्यंत्र की रचयिता सोनिया गांधी है. एसआईटी ने अहमदाबाद सेशन कोर्ट में दाखिल हलफनामे में दावा किया है कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रची थी. तीस्ता ने इसके लिए सोनिया गांधी के सचिव रहे अहमद पटेल से 30 लाख रुपए लिए थे. एसआईटी के एफिडेविट में इस बात का भी जिक्र है कि तीस्ता के साथ इस साजिश में उस वक्त गुजरात के डीजीपी रहे आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट भी शामिल थे. एसआईटी के मुताबिक तीस्ता को अहमद पटेल से एक बार 5 लाख रुपए और दूसरी बार 25 लाख रुपए मिले थे. और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की. आज प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया. मोदी के साथ मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के लिए गेम चेंजर साबित होगा. एक्सप्रेसवे कैसे बनते हैं और कौन सी ही सरकार एक्सप्रेसवे बना सकती है? फ्री की रेवड़ी देश के लिए कितनी खतरनाक है? जब मोदी यह समझा रहे थे तो आंखों के सामने श्रीलंका की तस्वीरें आ गई. श्रीलंका में जो कुछ हुआ उसके पीछे फ्री वाली ही राजनीति है. मगर प्रधानमंत्री की बात पर रिएक्शन दिल्ली से आया. सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है. अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. विकास की जिस धारा पर आज देश चल रहा है उसके मूल में 2 प्रमुख पहलू हैं. एक है इरादा और दूसरा है मर्यादा. हम देश के वर्तमान के लिए नई सुविधाएं नहीं गढ़ रहे बल्कि देश का भविष्य भी गढ़ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो डंके की चोट पर करके दिखाते हैं. मुख्यमंत्री योगी पहले करते हैं फिर कहते हैं. जब प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी एक साथ एक जगह मौजूद हों तो उसका मतलब साफ है, बहुत कुछ होने वाला है. उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है. और यही तो सबका साथ है, सबका विकास है. न कोई पीछे छूटे, सब मिलकर आगे बढ़े. इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है. यह है यूपी की नई शान बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली को चित्रकूट से महज 6 घंटे में जोड़ेगा.
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसकी जिम्मेदारी मोदी ने योगी को सौंपी और इस एक्सप्रेसवे ने इतिहास रच दिया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का है। तय वक्त से 8 महीने पहले तैयार हुआ। 14,850 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अभी 4 लेन का है। जरूरत पड़ने पर 6 लेन का कर दिया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से शुरू होगा, फिर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होता हुआ इटावा पहुंचेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 8 नदियों के ऊपर से गुजरेगा। 14 बड़े पुल हैं, 4 रेलवे ओवरब्रिज और 18 फ्लाईओवर भी। सबसे आधुनिक तकनीक और सबसे मजबूत तरीके से इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान यूपी की तरफ दिया है और जब से योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उनका मिशन यूपी और आसान हो गया है। यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सबने जिम्मा दिया है। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं। और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। ऐसा नहीं है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया, प्रधानमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन कर दिया और काम खत्म। बल्कि पहला प्रोजेक्ट पूरा होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को एक और टास्क दे दिया है, जो बुंदेलखंड के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मैं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रेजेंटेशन देख रहा था, एक मॉड्यूल लगाया वो देख रहा था और मैंने देखा कि इस एक्सप्रेसवे के बगल में जो स्थान है वहां पर कई सारे किले हैं। सिर्फ झांसी का ही किला है ऐसा नहीं, कई सारे किले हैं। आप में से जो विदेश की दुनिया जानते होंगे उनको मालूम होगा, यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर किले देखने का एक बहुत बड़ा टूरिज्म उद्योग चलता है और दुनिया के लोग पुराने किले देखने के लिए आते हैं। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद मैं योगी जी की सरकार को कहूंगा कि आप भी इन किलों को देखने के लिए एक शानदार टूरिज्म सर्किट बनाइए। दुनिया भर के टूरिस्ट यहां आए और मेरे बुंदेलखंड की ताकत को देखें। सरकार ईमानदार हो, नेतृत्व मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकती है। इसका उदाहरण योगी सरकार है। देश में मुफ्त की राजनीति भी जोरों शोरों से चल रही है। ये देश के लिए कितनी खतरनाक है, ये प्रधानमंत्री ने खुद बताया और समझाया भी। आप भी जरूर सुनिए। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे।
नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान पर पलटवार करने खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आ गए। 2 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली में, एक एक आदमी का इलाज मुफ्त है। क्या मैं ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? आज दिल्ली के एक एक परिवार को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पंजाब में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी चालू की है। ये कहते हैं केजरीवाल फ्री में बिजली क्यों दे रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे मंत्रियों को कितनी फ्री में बिजली मिलती है? गरीब जनता को अगर मैंने 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री दे दी तो तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। पढ़ा लिखा हूं मैं, इंजीनियरिंग में डिग्री करी है, मैंने अकाउंटिंग की भी पढ़ाई करी है, कानून की भी पढ़ाई करी है, और असली डिग्री है मेरी, डिग्री भी फर्जी नहीं है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप विदेशों की यात्रा में जाते हैं और विदेशों की यात्रा के बहाने आप अपने चंद दोस्तों के लिए वहां ठेके लेते हैं विदेशी सरकारों से, ये फ्री की रेवड़ी है। फ्री की रेवड़ी क्या हाल कर सकती है, इसका सबसे बड़ा और ताजा एग्जाम्पल श्रीलंका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।